मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की नई कोशिशें शुरू होने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधों को लेकर के और दबाव को लेकर के राजनीति भी अब चरम पर है। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते संभावित बातचीत को लेकर दुनिया की नजरें टिकी है, जहां परमाणु कार्यक्रम से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर डील की जो जमीन है वो तैयार की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकेगा? क्या अमेरिका सिर्फ बातचीत चाहता है या दबाव बनाकर नई शर्तें मनवाना चाहता है? आखिर अमेरिका का एजेंडा क्या है? क्या वो इसके जरिए कोशिश ये कर रहा है कि नई शर्तों को थोपा जाए? और क्या चीन, पाकिस्तान और खाड़ी देशों की भूमिका इस पूरे समीकरण को बदल सकती है? इधर अमेरिका ने ईरान के हथियार और ड्रोन नेटवर्क का बड़ा प्रहार करते हुए चीन, हांगकांग, दुबई और साथ ही बेलारूस से जुड़ी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। वॉशिंगटन का साफ संदेश है कि ईरान के सैन्य नेटवर्क को दोबारा मजबूत नहीं होने दिया जाएगा। जो मदद करेगा उस पर इसी तरीके के प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा भी तय है। यानी कि ऐसे में सवाल ये कि क्या एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ बड़े प्रतिबंध दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? और क्या ये शांति की तैयारी है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक दबाव की रणनीति? आज इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। सवाल को एनालाइज करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सचमुच ये बर्फ पिघलने जा रही है या ये सिर्फ युद्ध विराम के पीछे छिपी हुई नई कूटनीतिक जंग है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कनेक्ट है, कमांडेंट डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, डीके गुप्ता जी हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके तीनों की प्रतिक्रिया चाहूंगी। यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ईरान पर अमेरिका का ये डबल गेम, ये दोहरा रवैया, एक तरफ तो दौरे को लेकर तस्वीर, दौरा प्रस्तावित है चीन का, दूसरी तरफ प्रतिबंध लगाना, ये ईरान के लिए है या ये चीन के लिए मैसेज है? रितु जी, डेफिनेटली अमेरिका में पूरी राजनीतिक व्यवस्था अभी इस तरह से काम कर रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में होंगे, शी जिनपिंग से मिल रहे होंगे 14 और 15 मई को, बस 3-4 दिन के बाद, तो किसी भी तरह की बातचीत में खलल ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा मौका चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान चीन और शी जिनपिंग के साथ लगा के रखें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे वहां डिस्कशन हो रहे हैं। ट्रेड, टैरिफ, सबसे बड़ी बात ताइवान, और फिर कंट्रोल ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया है कि फिलहाल ईरान के साथ इस तरह का एक समय निकालने की कोशिश करो अगले 1 महीने तक कि कोई भी दुविधा, बाधा, बढ़ते हुए इंप्रूवमेंट चीन और अमेरिका के बीच में ना आए। जी देवनाथ सर, बिल्कुल दिलचस्प और दुरुस्त फरमाया है आपने। लेकिन इस बीच भूषण दीवान सर से मैं एक सवाल कर लेती हूँ। दीवान सर, ये नई स्ट्रैटेजीज रचने का एक तरीका है, ये नई जो तस्वीर दिखाई जा रही है, एक तरफ आप प्रतिबंध लगा लीजिए, सारी कंपनीज पर जो सहयोग दे रहे, सैन्य तौर पर मदद दे रही है ईरान को, आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें वापस से उठ खड़ा नहीं होना देना चाहते हैं, वो वापस से बूस्टेड ना हो जाए। लेकिन इस बीच आपने एक चीज जो इग्नोर की, दैट्स चीन, एंड वो चीन का दौरा जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित है। ये दोनों एक हाथ पर चल सकते हैं क्या सर? देखिए जयेंद्र, ऋतु जी, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को भी, आपके दर्शकों को भी, ये हो सकता है ये 100% अमेरिका सक्सेसफुल हो सैंक्शंस द्वारा ये चीज़ ईरान को मजबूत करने वाली कार्रवाई पे पूरा इसको थमा ले, रुकवा ले, ऐसा तो नहीं होगा। पर 100 में से 60-70 तो रुक जाएगा जी। यही हो रहा है। होर्मुज में भी अमेरिका कहता है पूरा हम खुलवा देंगे, नहीं खुलवा पा रहा है। ईरान भी कह रहा है कि पूरा बंद कर देंगे, नहीं कर पा रहा है। तो 60-70% इनको मिलेगा और कुछ नहीं है। और मैं यही है कि ये जो 14-15 की मीटिंग है, इस तक तो कुछ होगा नहीं। और 16-17 के बाद, मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे, नेक्स्ट वीकेंड पे कुछ शुरू हो कार्रवाई। पर उस कार्रवाई के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि दोनों पावर्स, दोनों साइड, दोनों पार्टियां, ईरान एक तरफ, यूएस एक तरफ, वो चाहते नहीं ये चीज आगे बढ़े, क्योंकि बड़ा खर्चा हो रहा है दोनों का और बड़ा लंबा काम है। ईरान के लिए उसको ब्लॉकेट करना लंबा काम है,
यूएसए का उसको नहीं, पर खोल के डोनाल्ड रखना। ट्रम्प क्या ये मैसेजिंग क्लियर नहीं दे पा रहे हैं? ये चीन के लिए कंपटीशन तो दिखा रहे हैं, लेकिन चीन के साथ बातचीत फिर क्या करना चाहते हैं? नहीं, बातचीत का पॉइंट तो रितु जी बड़े भारी पॉइंट्स हैं। ट्रेड का है, और उस ट्रेड के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? वो टैरिफ कम होता है, ज्यादा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रेयर अर्थ, अमेरिका को कितने रेयर अर्थ चाइना देता है कि नहीं देता है, उसमें सारा दारोमदार बैठा है। अगले 10, 20, 30 साल जो कंट्री रेयर अर्थ के मालिक है, मालिक मतलब माइनिंग भी कर सकती है, उसको रिफाइन भी कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, और अवेलेबिलिटी है कहीं से भी बेशक, तो वही एआई चलाएगा। इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, साइज ऑफ ए सिटी। वो डेटा सेंटर जरूरी है, उसके बगैर एआई नहीं चल सकता। तो एआई को, जो पहले हम कहते थे ये 20th सेंचुरी इज सेंचुरी ऑफ आईटी, फिर आया 21st सेंचुरी सेंचुरी ऑफ बीटी, बायोटेक्नोलॉजी। Okay. अब तो एआई की सेंचुरी है, तो जो एआई के लिए रेयर चाहिए, यस, चाइना के ये पास इस बात का एहसास हो गया डोनाल्ड ट्रम्प को कि इन जंगों में फंस करके अपने आप को फंसा लिया, खुद को ट्रैप पर डाल दिया। पेट्रो डॉलर को तो डाला ही डाला, डॉलर को तो डाला ही डाला, और खुद की सांख को भी डाल दिया। डीके गुप्ता सर, एक प्रश्न आपसे, ये युआन जैसे जैसे बढ़ रहा था, क्या ये ही बौखलाहट डोनाल्ड ट्रम्प की थी कि युआन तो बढ़ गया, डॉलर उस परिप्रेक्ष्य में कमजोर ना हो जाए, और ईरान का मददगार बन करके अगर चीन घुसता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये उनकी जंग को बड़ा खतरा होगा? ऋतु जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। और देखिए एक चीज, देखिए युआन अभी कितना भी अपने पंख फैलाए, लेकिन डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। पहली बात, 2-4 कंट्री से बिजनेस करके डॉलर का जगह अभी युआन नहीं ले सकता, ये कन्फर्म है। दूसरी बात है कि चाइना उतना ही सातिर ढंग से सोचता है जितना कि इस समय ट्रंप सोच रहे हैं। ओके। ईरान बिल्कुल एजेंडा नहीं है चाइना के लिए, बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है। जिसका $13 बिलियन का बिजनेस है, और अमेरिका से जो बिजनेस है, जो इजराइल से $27 बिलियन का बिजनेस है, जो $243 बिलियन का जीसीसी के 7 कंट्रीज से है, वो क्यों रिस्क लेगा ईरान के लिए? ईरान कोई उसका सौतेला भाई थोड़ा ही है, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो चूंकि एक डिटरेंट बना के रखा था, चूंकि ईरान विरोधी है अमेरिका का, इसलिए विरोधी है ना, तो स्वाभाविक तरह से जो अमेरिका के विरोधी हैं वो जरा सा उनका पक्ष देंगे। नहीं, तो फिर ये जो कंपनी है जिन पर कहा गया कि ये स्पाई कर रहे हैं, खुफिया जानकारी एकत्र कर रहे हैं, साजो सम्मान उन्हें दे रहे हैं, जो उनकी जंग में उनको लॉस हो रहा है वो बैकअप दे रहे हैं, ये कंपनीज अगर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के रेडार पर आ रही हैं, यानी कि निश्चित तौर पर जंग में वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और साथ ही साथ चीन की जो तस्वीर है, चाहे वो मुलाकात को लेकर जो भी रुख रख रहे हों, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस मुलाकात से पहले कोई बड़ा स्टेप हो जाए, एटलीस्ट इस सिनारियो में। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आ रही हूँ, राम सर से भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। इजराइल ईरान जंग को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें इस्लामाबाद में वार्ता को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। फिर इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं अमेरिका ईरान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ईरान के जवाब का इंतजार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं फिर से इस्लामाबाद को बनाइए सेंटर, इस्लामाबाद बनेगा केंद्र, और यहाँ बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने के ऊपर चर्चा की जाए। लेकिन क्या राम सर इतना आसान है? 2 दफा तो देख लिया, तीसरी दफा देख लिया, क्या मिला, क्या हासिल हुआ, और अब वापस इस्लामाबाद सेंटर बनेगा, इस वार्ता का पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि ईरान ने बड़े क्लियर कट कह दिया है कि ये अमेरिका के पक्ष में है और अमेरिका की उंगलियों पर नाच रहा है। निश्चित रूप से आज अगर अमेरिका का जो 14 सूत्री सुझाव उन्होंने दिया था, और उसमें जो खास बात थी वो मार्को रूबियो ने बोला था कि शुक्रवार की शाम तक उनको जवाब दे देना चाहिए, उन्होंने वही जवाब नहीं दिया, और निश्चित रूप से कहा पहले आप ब्लॉकेड हटाओ और इसके बाद बात करेंगे। जब उन्होंने इतना क्लियर कट मैसेज दे दिया, तो इसके बाद जो है निश्चित रूप से अमेरिका का जो मैक्सिमम स्ट्रेस था वो इस बात पर था कि 450 केजी जो संवर्धित यूरेनियम उनके कब्जे में है उसको हमको सौंप दो। और अगर देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार अमेरिका के पास खुद इस बात के प्रमाण हैं कि जब उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और वहाँ से उन्होंने अब्दुल कादिर खान को
पकड़कर उससे पूछताछ की थी। अब्दुल कादिर खान ने अपने बच्चों के नाम पर और खुद के नाम पर एक कंपनी बना ली थी। उस कंपनी ने ये सेंट्रीफ्यूज सप्लाई करना शुरू किया था और ईरान को वो टेक्निक दी थी। तो जिस पाकिस्तान ने ईरान को टेक्निक दी और उसी पाकिस्तान को वो सेंटर बनाकर इस तरह से अगर समझौता करा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और जियोपॉलिटिकल भूल का एक सवाल है। पाकिस्तान का जो रोल है वो इस समय पूरी तरह से पीठ में खंजर मारने का है। एक तरफ तो यूनाइटेड अरब अमीरात में उसने वहां पर अपने सैनिक भेज रखे हैं उनकी रक्षा के लिए, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को साथ में लेकर आगे ईरान के प्रति सहानुभूति बताना चाहता है, जबकि ईरान की पीठ पर अगर सबसे बड़ा छुरा मारा है तो पाकिस्तान नहीं मारा है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी 3 दिन पहले जो हल्का भूकंप आया था, उसका जब वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया तो ये पता लगा कि ये नेचुरल नहीं था। तो क्या ये प्रश्न उठ गया, क्या ईरान ने कोई अंडर अर्थ किसी तरह का परमाणु विस्फोट करने का प्रैक्टिकल किया है? अगर किया है और ये बात प्रमाणित होती है तो ये एक नया मोड़ ले आएगी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों के हलचलों से ये पता लगता है कि ईरान बहुत करीब है परमाणु शस्त्र और बनाने डोनाल्ड के। ट्रंप अभी इस रुख को रखकर ये कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अभी चीन अगर मदद कर भी रहा है तो व्हाट कैन अमेरिका डू फॉर दिस? द लीस्ट पॉसिबल थिंग कि आप ईरान के खिलाफ जो चीजें कर रहे हैं वो रोक दीजिए, अपने आप चीन बेअसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका ने तो स्पष्ट कह दिया, अगर आप ये हमको दे देंगे तो हमारा जितना भी आपका पैसा और संपत्ति उन्होंने फ्रीज कर रखी है वो छोड़ देंगे और 30 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे आपके ब्लॉकेट को हटा देंगे। तो लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, फिलहाल वहाँ के पेजेस्ट्रियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि अमेरिका पर किसी बात पर विश्वास करना एक संभव नहीं है, इसलिए कि इधर तो वार्ता करता है उधर हमला कर देता है। अभी भी उन्होंने हमले जारी रखे हैं, और न केवल हमले जारी रखे हैं, इस समय तो पोजीशन ये है कि जो मदद की सामग्रियां पहुंच रही थी वहाँ, उनको भी नष्ट किया जा रहा है। 3 जहाज जो अभी फिलहाल उन्होंने अटैक किए उनमें एक हिंदुस्तानी जहाज था, उसको भी डुबो दिया है। और ये जो बातें आ रही हैं इससे ये पता लगता है कि ये जो चीन की यात्रा के दौरान तक शांति बनी रहेगी, इसके बाद आग मेरे ख्याल से एक बार भभक कर उठेगी। अब वो अंतिम होगी या नहीं होगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि जिस ढंग से ईरान अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है उससे ये तो पता लग रहा है कि इस समय ट्रंप बेहद परेशान है। ईरान चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा समय इस सीज फायर के रूप में गुजरता जाए, वो अपनी ताकत बढ़ाता जाए, और दूसरी तरफ वो अमेरिका का खास दोस्त यूएई पर हमला करता रहे, जिससे अमेरिका पर ये दबाव बना रहेगा सामरिक रूप से, क्योंकि वहाँ के प्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो है अधिक समय तक इस तरह का तनाव नहीं चलेगा, इसका निराकरण करना ही होगा। अब अमेरिका के लिए यही विकल्प है, या तो वो समझौता करे या किसी भी तरह से इस तरह की स्थिति से बाहर छुटकारा निकाले, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे हैं, ले ऑफ दिया जा रहा है। लेकिन इसका असर क्या अभी पड़ने वाला है और क्या ये और ज़्यादा तीव्र होगा, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त है। एक बड़ी खबर इस वक्त ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इस वक्त दिखाई दे रही तस्वीर। इजराइल ने सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए हैं, इराक में बनाए गए सीक्रेट मिलिट्री बेस। वॉशिंगटन जर्नल की ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में दावा किया गया है अब सीक्रेट मिलिट्री बेस के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, यहाँ बनने को लेकर की तस्वीर सामने आ रही। इराक में सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए गए हैं। अब इसको लेकर के जो रुख है, दीवान सर, कई बार चर्चा इस बात को लेकर की गई है कि इजराइल की लड़ाई है, इजराइल को ही लड़नी चाहिए, अमेरिका तो खामखा कूद रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये जुबानी जंग थोड़ी सी ज़्यादा आक्रामक होती नजर आ रही है। अभी तक हमने जितने जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप के सुने हैं, उसमें ये कहा गया कि हम जीत गए हैं या जीतने के बहुत करीब है, या समझौते को लेकर बातचीत हो रही है, शांति वार्ता पर बात हो रही है। लेकिन अब थोड़ी सी जो उनके बयान सामने आ रहे हैं वो अग्रेसिव नोट पर आ रहे हैं। अब वो धमकियां सैन्य ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री कूच को लेकर ज़्यादा दिखा रहे हैं कि अब तो कोई बातों वाली बात नहीं रही है, अब सीधे मिलिट्री एक्शन होगा।
आप क्या कह रही हैं, ट्रम्प साहब ऐसा कर रहे हैं? जी जी। क्षमा करें रितु जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं तो देख रहा हूं ईरान बढ़ चढ़ के अग्रेसिव हो रहा है। अच्छा। ईरान वो 1 पेज मेमो जो है 14 पॉइंट्स का, ईरान कहता है वी विल नॉट फॉलो टाइम लाइन्स, हम तो सीज फायर की बात सोच रहे हैं, सोचेंगे। और अमेरिका कह रहा है वी आर वेटिंग, ईरान हमें बताए क्या व्यू है उसका। तो ये तो ईरान का पलड़ा काफी भारी हो गया है कि ईरान ने ये बोला है मेरे पास तो मेरी अभी सीज फायर के दौरान और सपोर्ट जो मिला है चीन से या जो भी देशों से, हमारा तो कैपेसिटी ऑफ मिसाइल्स, ऐसी ऐसी मिसाइल जो है 120% बढ़ गया हमारी कैपेसिटी। और देखिए अमेरिका के पास वास्ट फोर्स हो सकती है, पर अमेरिका तो बैकफुट पे आ गया है। कहा जाता है कि उनके वो मिसाइल जो दाग रहे हैं तो एयर स्पेस उनके पास है, ईरान के पास, अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पाया। और देखिए क्या है, अमेरिका के पास तो ईरान के पास तो ज्योग्राफी का कार्ड है। अगर 30 शिप निकल रही हैं, 10 शिप निकल रही पर डे, जितनी भी फिगर है, तो एक शिप को भी अगर फायरिंग हो जाए, उसके ऊपर ईरान फायरिंग कर दे तो होर्मुज बंद। और तो ईरान के लिए बंद करना बड़ा आसान है। और जो जिसे कहते हैं डिनाई, और जो अमेरिका के लिए खोल के रखना, मतलब सी कंट्रोल, हार्बर कंट्रोल, वाटर कंट्रोल, अमेरिका के लिए बहुत भारी है, बहुत भारी फोर्स चाहिए। कितने आइलैंड्स हैं और कितने एरिया है पर्शियन गल्फ से, और ऊपर तक जाइए आप, इराक तक जाइए आप, कब कुवैत तक जाइए, कोई भी शिप के ऊपर मिसाइल से अपने अटैक कर दे ईरान, हाँ। एक छोटा मोटा भी, तो इंश्योरेंस कंपनी डर जाएंगी, Right. और ब्लॉक हो गया। तो लेकिन ईरान ये जो वाशिंगटन जनरल की रिपोर्ट आई है, ये जिसमें कह रही है कि इजराइल अब इस आगे कदम पे बढ़ रहा है कि किस तरीके से रोका जाए और सीक्रेट मिलिट्री बेसिस को एक्टिव कर लिया जाए। इसे एक्टिव करते हुए ईरान को रोकने का ये प्रयास, ये कितना सफल होगा सर? मेरे को नहीं लगता है ज्यादा सफल हो पाएगा। ईरान के पास काफी कैपेसिटी है। हाँ। और आप देख रहे हैं ईरान ने, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, इजराइल तो पास में है। आपने देखा उनको डिमोना वगैरह इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर भी आसपास उसके ईरान ने मिसाइल दागी हैं। हाँ। तो इजराइल की एबिलिटी ईरान को दबोचने की काफी कम है। वो करेगा तो जैसे वो दुबई पे अटैक करता है वैसे इजराइल पे भी अटैक करेगा। तो सीक्रेट बेस बना ले, कुछ भी कर ले, ईरान की जो है, मेरी समझ में ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है इस मामले में। और पर मैं चाहता हूं, एक बात बड़ी क्लियर है, ईरान के लिए खर्चा और टेंशन बहुत है इसको ज्यादा ब्लॉकेड को रखने का, और अमेरिका के लिए भी बहुत है कि ये ओपन नहीं करा पा रहा है। तो मेरी समझ में इस्लामाबाद भी हो या कहीं भी हो, कैसी भी जगह में हो, शायद कुछ ना कुछ जल्दी सीज फायर निकले, सीज फायर किसी मुकाम पे पहुंचे। डीके गुप्ता सर, ये होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? ये आगे बातचीत अगर होती है इस्लामाबाद में, इस दफ़ा कितनी रंग लाएगी, इस पर मैं आपसे सवाल लूँगी। एक बड़ी खबर इस बीच दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक जारी है, और इसको लेकर के इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं। इजरायली हमले में कई इमारत भी ध्वस्त हुए हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से, जहां सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए ईरान लगातार जोर दे रहा है। इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं, और इस हमले के बाद ईरान में भी गुस्सा है कि आखिर ये सीज फायर इतना बड़ा सवाल कैसे बन गया है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ कागजी शब्द मत रह गया है? डीके गुप्ता सर, इस सीज फायर की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, ये तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जब सेंटर में बात होगी तो क्या इस दफा रंग लाएगी? देखिए ऋतु जी, जरा सा 2 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं इस पूरे सिनेरियो को समझने की जरूरत है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल 2 डायमेंशनल अप्रोच पे चल रहे हैं। अमेरिका इजराइल को बिल्कुल भी पीठ पे थंपिंग करता रहेगा कि तुम अपना काम करते रहो सीज फायर के दौरान, और मैं डिप्लोमेटिक चैनल लेके चलता हूं क्योंकि मुझे मिड टर्म इलेक्शन भी लड़ना है। हाँ। अमेरिका को किसी भी जगह पे 1 इंच का लॉस नहीं। देखिए, अगर आप इसको हिस्ट्री से उठा के देखेंगे तो 1998 में जब कुवैत का युद्ध चल रहा था 87 में, तो उस समय कुवैत जो है अरसिया की तरफ झुका हुआ था कि मुझे मेरा ब्लॉकेड खत्म करवाओ। हाँ। तो तुरंत जो है अमेरिका आया, और उसके पास केवल 600 वारशिप थी, और 600 वारशिप में से उसने 30 वारशिप लगा दिए थे ब्लॉकेड को हटाने के लिए, और टैंकर्स को पेट्रोलिंग की थी। लेकिन कितने समझदार हैं ट्रंप की इस पूरे इतने बड़े युद्ध में, जबकि इस समय ड्रोन शक्ति भी ईरान के पास है, पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड मिसाइल है, उसके बाद भी केवल 12 वारशिप लगाए हैं।
एक एक रुपए का हिसाब रखा जा रहा है ट्रंप प्रशासन में कि मुझे मिनिमम खर्चे में जो वार का 3 E's फार्मूला है, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी इन इकोनॉमी, कम से कम पैसे में वार को जीतना, इफेक्टिवली वार को जीतना और इफिशियंटली वार को जीतना। अगर आप ये देखें तो लगभग $125 मिलियन का पर डे का जो इंपोर्ट ईरान के अंदर होता है इसी ब्लॉकेड हॉर्मुज से, जिससे कि उनके खाना पर्चा, मछलियां, मीट इंडिया से जाते हैं, बासमती राइस जाता है, वो रुका हुआ है। उसकी वजह से उनके इन्फ्लेशन 160 चले गए, मैं बता दूं 160। और अमेरिका के अंदर 3.3 इन्फ्लेशन रेट है, जो कि वर्ल्ड का एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट माना जाता है, जहां महंगाई इसको नहीं कहा जाता। उनके कंपनीज को लगातार विंडफॉल, जैसे ट्रंप ने भी 15 दिन पहले बोला था कि हमारे यहाँ लाइन लगी है टैंकरों की तेल लेने के लिए, इसीलिए खनिज तेलों के लिए ही ट्रंप पिच कर रहे हैं, कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात नहीं कर रहे हैं ट्रंप। तो एक चीज ये भी ध्यान देने की बात है कि ट्रंप को यहाँ पे इस युद्ध से बिल्कुल फायदा होता जा रहा है। उनके हथियार अभी 8.5 के बेचे गए हैं अप्रूवल के बाद मिडिल ईस्ट को, और 23.8 का बेचा जा चुका था। इस तरह से उनके हथियार बिक रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, उनके यहाँ उनके सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उनका जीडीपी है जो कि पिछली बार से इंप्रूव किया है इस बार, इस क्वार्टर में, Q1 में। तो ये सारे इंडिकेशन जो पेपर पे हैं ये बताते हैं कि अमेरिका इस कूल काम पोजीशन में। और देखिए चाइना की, चाइना और जो ट्रंप की बात है वो केवल और केवल बिजनेस की बात होगी। मैं बता दूं कि पिछले मार्च में 27.3% लॉस हुआ था एक्सपोर्ट में चाइना को अमेरिका में। अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। इंडिया और चाइना जैसे लेबर इंसेंटिव मार्केट के लिए वो बहुत अच्छे देश हैं। तो इसलिए 27% लॉस के बाद इस बार 11.3% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब कि इनका एक्सपोर्ट चाइना का अमेरिका में बढ़ा है। मतलब अगर हम 27 में 11 जोड़ तो 49% एक्सपोर्ट बढ़ा है इस साल में। चाइना उसको नहीं गंवाना चाहेगा, ईरान की बलि दे सकता है वो। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें, और देखिए कल ही $1.1 बिलियन का ईरान को पाकिस्तान को सैंक्शन हुआ है लोन IMF से। तो अपने लोन के लिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा, और उनका लोन तभी सैंक्शन होगा जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का शेयर जो SDR के रूप में ज्यादा IMF में उनको हेल्प करेंगे। तो सब मिला जुला के अमेरिका एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से खेल रहा है कि $453 मिलियन का डेली का तेल नहीं बिकने दे रहा है ईरान का। उसका तेल का हॉर्मोज जो खार्ब है उसमें 30 बिलियन बैरल से ज्यादा स्टोर हो नहीं सकता। उसके बाद वो वहां पर प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। इनका जो इंपोर्ट हो रहा था वो खत्म हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और उनके विदेश मंत्री ब्रिक्स से लेके, चाइना से लेके, ओमान से लेकर रसिया तक किसी तरह समझौते की कगार पर है, किसी तरह समझौता हो जाए। पहले जो ईरान ये बोलता था कि हम मरेंगे, लड़ेंगे, हमारी शर्तों की युद्ध खत्म होगा, आज वो इस कंडीशन में कि 14 पॉइंट का जो अमेरिका का प्रस्ताव से विचार किया जा रहा है, पहले बोलता था कि हमारे पॉइंट विचार के। तो ये सारे जो मैं इंडिकेशंस देख रहा हूं, ये दिख रहा है कि वेरी नाइस जो स्ट्रेटेजिक मूव बनाया था ट्रंप ने कि 6 हफ्ते में युद्ध खत्म करूंगा, 6 हफ्ते में युद्ध खत्म करके अपने देश को बता दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी हुआ है। हिजबुल्लाह भी कहीं से पीछे नहीं है। और लेबनान पर हमले के खिलाफ ड्रोन अटैक किया गया है। इजरायली मीडिया ने इसका वीडियो बाकायदे जारी किया है। कामिकाजी ड्रोन से हिजबुल्लाह का अटैक यहाँ पर सामने आया है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि सीधे तौर पर तकनीक के साथ लैस और जो जंगी बेड़ा हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जो सैन्य साजो सामान मौजूद है, वो भी कहीं से पीछे नहीं है। और वो भी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त बन रहा है। अब इसी पर सवाल पूछ लेती हूँ राम श्रीवास्तव सर। कामिकाजे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह, और ये काउंटर अटैक क्या दिखाता है कि तकनीक केवल इजराइल के पास नहीं है, अंदर खाने हिजबुल्लाह भी पूरी तैयारी के साथ है। अगर एक अटैक, उसका काउंटर अटैक। ये हिजबुल्लाह के पास जो कुछ भी है वो सब ईरान की देन है। और ईरान के ही जो वहाँ पे लड़ाके हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको चलाना सिखाते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये तो प्रॉक्सी है ईरान का। इसी तरह यहूदी में वहाँ पर बैठा हुआ है, यमन में वो आपका निश्चित रूप से जिसने दोष दिए कि रेड सी को हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन रेड सी में अब चला आ रहा है किसका, मैक्रो का जंगी जहाज,
और रेड सी को देखें अब किस तरह से वो रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इजराइल की ये टेक्निक है, उसने पहले हमास को ख़त्म करने की कोशिश की, 99% उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है, उसके पीछे उसके दो उद्देश्य है। हिजबुल्लाह के नाम पर उसने जो दक्षिण लेबनान का बहुत बड़ा इलाका है, ठीक उसी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने वहाँ के 10 गाँव को और कस्बों को ये हिदायत दी थी, सूचना दी थी कि ये खाली कर दो, अन्यथा आप मारे जाओगे। वहाँ से लगभग 1.3 मिलियन लोग जो हैं भागकर उत्तरी लेबनान की तरफ चले गए। अब बम्बार्डिंग करके वो ढूंढ कर एक एक जगह पर हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के जो सुरंगों में छुपे हुए अस्त्र शस्त्र हैं उनका उपयोग करके वो इजराइल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। उसने जैसे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है, ऐसा साउथ लेबनान को पूरे हिस्से को अपने कब्जे में करके अपने ग्रेटर इजराइल में शामिल करेगा। ये उसका मेन उद्देश्य है और उसकी समर्थन पूरी तरह से इस समय अमेरिका कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये अलग से प्रश्न उठता है। पर आज की स्थिति ये है कि जिस दिन तक लेबनान का दक्षिणी हिस्सा पूरा इजराइल के कब्जे में नहीं आ जाएगा, तब तक इजराइल रुकेगा नहीं, और जब तक रुकेगा नहीं तब तक सीज फायर होगा नहीं। इसीलिए अमेरिका भी चाहता है जल्दी से जल्दी इसका निराकरण ना हो, नहीं तो किसी भी समय वो इसका सीज फायर कंप्लीट करके चल सकता था। बाकी जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 14, वो सब जो हैं स्वीकार होने लायक हैं, क्योंकि इजराइल ने तो अपना दावा हमला चालू रखा है, पर ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ना बनाएंगे। और ये कंडीशन जो है अगले 12 साल तक मानने के लिए अमेरिका भी तैयार हो गया है। और इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि रूस की और अमेरिका की मिली जुली सहमति होगी। उसी सहमति के आगे बढ़ने के लिए व्यापारिक टूर पर ट्रंप जो है चाइना जा रहे हैं। चाइना जाने के बाद वहाँ के जो नतीजे होंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हार्मोज की जलदमरूमत खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कब खुलेगा। खोलना तो उनको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अधिक से अधिक 50 दिन का जो उन्होंने टारगेट बनाया है, 50 दिन के भीतर भीतर किसी भी तरह सा एक निराकरण होना आवश्यक हो गया है। लेकिन हाँ, इस बीच में 50 दिन इनकी जो रास्ता खींची चलती रहेगी, उससे पूरी दुनिया को तो परेशानी होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हो रहा, हालांकि महंगाई तो बढ़ रही है और वहाँ पेट्रोल के दाम महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेब पर पड़ रही है, और चीज़ें इस कदर इस वक्त की एक महज चिंगारी और पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। उत्तरी इराक में इस बीच एक बड़ी खबर, यूएस के जहाज टैंकर तैनात किए गए हैं। 2 अमेरिकी M15 विमान भी देखे जाने का दावा, एक KC-46A टैंकर भी देखने का दावा किया गया है। और यहाँ उत्तरी इराक में डिप्लॉयमेंट क्या दिखाता है, अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पर ये मूवमेंट ये क्या दिखाता है कि आखिर यहाँ अमेरिकी जो टैंकर्स है उन्हें डिप्लॉय करने के पीछे का वजह क्या है, का कारण क्या है। दीवान सर, इस इलाके में इराक की बात करें तो यहाँ पर 2 अमेरिकी M15 विमान का मतलब क्या है, इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। KC-46A टैंकर देखे जाने का दावा किया गया, इसका क्या, इस डिप्लॉयमेंट के मायने क्या निकाले जाए। ये इराक के लिए जो पोर्ट है और इराक से जो निकलता है ट्रेड चलता है वो अनहिंडर्ड रहे। और ये दूसरी बात, फोर्सेस लैंड करने के लिए ये तैयारी है, ग्राउंड फोर्सेस लैंड करने के लिए ये उनकी तैयारी है अमेरिका की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक ओवरऑल, देखिए कहते हैं नो पेन्स नो गेन्स, कुछ तो खोना पड़ता कुछ पाने के लिए। अब मुझे पता नहीं कितना इकोनॉमिकली गेन कर रहे हैं, अमेरिका में तहमाम मचा हुआ है और ये कितने डॉलर कमा रहा है अमेरिका, इसके $25 बिलियन का तो लॉस उनको ऑलरेडी हो चुका है। और ईरान को डिस्ट्रॉय किया $250 बिलियन, ठीक है, अलग चीज़ है, पर अमेरिका को जो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका की साख और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी। सऊदी ने बोला हमारी एयर स्पेस यूज मत करो, हाँ। स्पेन ने बोला हमारी एयर स्पेस यूज मत करो। दुनिया में साख के पावर, एक डिटरेंस क्या होता है कि बिना लड़े आप जीते हैं। जीत कहाँ, सब जगह धज पिट रही है उनकी। तो ये अमेरिका तो खर्चा करता है अपनी गद्दी बनाने के लिए, तो गद्दी तो गिरती जा रही है।
और आप समझते हैं पेट्रोल सऊदी ने तो पहले ही पेट्रोल को निकाल दिया है। तो इन मेरे समझ में ये अमेरिका, तभी तो अमेरिका इतना, और अभी इलेक्शन होने वहाँ मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, जो इतना एंटी सेंटीमेंट बन रहा है अमेरिका के अगेंस्ट, ट्रम्प के अगेंस्ट, तो तभी तो उतावला है निकलने के लिए। अगर पैसे ही कमा रहा है वो, तो क्यों उतावला है 14 पॉइंट दे के और ईरान के भरोसे बैठा है। मार्को रूबियो कहता है बताओ भी कब खत्म, क्या तुम्हारा प्लान है, क्या भी तुम्हारा, बता मुझे तेरा इरादा क्या है। ये बातें तो ईरान से पूछी जा रही हैं। तो ईरान, ये जो पावर गेम है, जियोपॉलिटिकल पावर, हर चीज इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका तो यही करता है, इतने 800 मिलिट्री बेस लेके बैठा है, कितना खर्चा करता है, नंबरदार हूं मैं दुनिया का। तो ये मुझे समझता है, इसलिए अमेरिका का लूजिंग गेम है पावर, और ईरान के लिए लूजिंग गेम है फ्रॉम, पावर तो गेन कर रहा है, इकोनॉमिकली लूजर है। तो वो इसलिए दोनों चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ, पर ये जंग की तस्वीर में और ज्यादा दिलचस्प कड़ी ना बना दे और एक खींचतान ना बना दे, जिसकी वजह से आगे ये पूरी जंग जो है और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाए। एक बड़ी खबर IRGC के हवाले से, जहां ईरान ऑब्जर्वर का दावा सामने आया है। अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है। ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर फिर से हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दीवान सर, इस पर भी जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने अब ये तकनीक का इस्तेमाल जब किया, CIWS गन से फायरिंग की है और ये बाकायदे ईरानी ऑब्जर्वर इसका दावा कर रहे हैं। CIWS क्या है? ये क्लोज रेंज वेपन सिस्टम होता है। नेवल शिप्स में क्या होता है, एंटी एयरक्राफ्ट जो काम होता है, तो लॉन्ग रेंज टारगेट है, लॉन्ग रेंज पे मिसाइल है, लॉन्ग रेंज पे एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो और वेपन है, तो पास आ जाए, विजुअल आप देख सकते हैं। हमारी शिप्स में 71 वॉर में भी हमने यूज किया बोफर गन्स 40 mm, तो वो दिख रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, उसे कहते हैं क्लोज रेंज वेपन सिस्टम। ये जो है, तो इससे अटैक नियर बाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो वो तो दूर है ही नहीं, आसपास ही है, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरी समझ में कोई एक बड़ी भारी स्कर्मिश हो जाए ना, तो USA चाहता है, ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि बढ़ जाएगी बात, और ना ईरान चाहता है, और कैपेबिलिटी तो क्या दोनों में है, दोनों को थोड़ा डर भी है, थोड़ा वो अग्रेसिव भी हो रहे हैं, दिखाना भी चाहते हैं कि भैया जंग में है भी और नहीं भी। अब ये तस्वीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है। आप सभी जुड़े, अपनी कीमती समय के साथ अपनी कीमती प्रतिक्रिया दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त मेरे पास इतना ही था। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।